जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कस करते हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपसे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एनालिसिस है, जितने भी एनालिसिस कराए हैं उनको आप देख के जाइएगा। उन्हीं में से प्रश्न आपको मिल जाएंगे रिपीट होते हुए। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सब आपको नोट कर लेने हैं, आपको याद रखने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य, क्वेश्चन इस तरह से था कि महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। उसमें रऊफ ऑप्शन में बताया गया है कि रऊफ ऑप्शन में था। और रऊफ आप जानते हैं कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है रऊफ। तो आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन से हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की बात करें तो लावणी, ललिता, लेजिम, पोवाड़ा, दही कला, बोहदा, मोनी, गोरीचा, तमाशा, सोंगी मुक्टे, कोली और धांगरी गाजा। ये धांगरी गाजा ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं सारे, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे दोस्तों महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसके 2-3 त्यौहार आप याद रख के जाना अगर आपसे पूछा जाए। जैसे एक पोला फेस्टिवल बहुत आता है इसका। पोला पोला कहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों। पोला फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र का है। और पोला फेस्टिवल में बैलों की पूजा होती है, बैलों की पूजा की जाती है। और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, महाराष्ट्र का काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ होता है दोस्तों। काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है आपका मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में होता है। ये भी आप याद रखना, महाराष्ट्र का ही त्यौहार है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है दोस्तों, दोनों आप याद रखना। इसको साफ कर देते हैं। तो एक त्यौहार है दोस्तों आपका नरली पूर्णिमा। नरली पूर्णिमा, और नरली पूर्णिमा कब मनाया जाता है दोस्तों, ये जब मानसून का अंत होता है। मानसून के अंत के रूप में नरली पूर्णिमा मनाया जाता है और इसमें समुद्र की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र का ही त्यौहार है, ये भी आप याद रखें। महाराष्ट्र का नया साल पूछा जा सकता है, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया साल क्या है, तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया साल है। ये भी आप याद रखना। तो आपसे जो भी पूछा जाए आप उसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। और महाराष्ट्र ना एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि लोनार झील कहाँ पर है। दोस्तों भारत की एकमात्र झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है, लोनार झील, वो महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। क्लियर। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य आपसे पूछे गए थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आपका, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका झारखंड। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल थी, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये कौन से जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं, संथाल जनजाति से संबंधित द्रौपदी मुर्मू। ये भी आप याद रखना। और इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक शहर है मयूरभंज। उड़ीसा के मयूरभंज में पैदा हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत में पहली जनजातीय राष्ट्रपति भी हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों बात हो रही है राष्ट्रपति की। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए आपकी 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और राज्यपाल बनने की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति की को शपथ कौन दिलाता है, दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो होता है सीजेआई जिसको कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों झारखंड का ना एक त्यौहार याद रखना, और वो है आपका वंदना महोत्सव। वंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, झारखंड का ही त्यौहार है वंदना महोत्सव। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सरहुल त्यौहार। और सरहुल जो होता है ना, इसमें साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसमें साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। और महाराष्ट्र झारखंड में ना आपको याद रखना है कि झारखंड में इसका कोई डांस है, हाँ, दुमकच कहाँ का डांस है, तो दुमकच नृत्य झारखंड का है। झारखंड की स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। ये आप याद रखना। तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन आया है आपका कि संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। दोस्तों संविधान का जो भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्यों संबंधित है, मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो भाग 4A के अधीन अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो थे हमने कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े हैं, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं। और इसके लिए हमने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया था 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में भाग 4A में शामिल किए गए हैं, ये भी आप याद रखना। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली है USSR से, याद रखना इसके बारे में। सोवियत संघ से इसकी अवधारणा ली गई है USSR। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे तो 10 थे। ठीक है, यहाँ पे हम संविधान के कुछ भाग देख लेते हैं जो मुख्य मुख्य भाग हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, ये बहुत आता है भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 DPSP के बारे में बात करता है 36 से 51। भाग 5 क्या है 4A मौलिक कर्तव्य है। भाग 9 पंचायत। भाग 9A नगरपालिका। भाग 10 ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 15 निर्वाचन, ये बहुत आता है, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। और भाग 20 संविधान का संशोधन। आर्टिकल जरूर याद रखना, इसका आर्टिकल बहुत आता है। तो 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान के बारे में कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो आप अनुसूची याद रखना, 12 अनुसूची हैं। हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। संविधान दिवस कब होता है दोस्तों, वो होता है आपका 26 नवंबर को। और हमारे संविधान का संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की विलयन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो दोस्तों सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है वो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, इसमें जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। ठीक है, तो ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, आप याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों बैंक दर से क्वेश्चन था। तो बैंक दर क्या होती है दोस्तों, बैंक दर किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने घरेलू बैंकों से पैसे उधार लेने पर किसी बैंक दर किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपने घरेलू बैंकों से पैसे उधार लेने पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर है। और बैंक दर जो होती है ना, इसमें दीर्घकालीन समय होता है, ये दीर्घ अवधि के लिए होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसके विपरीत रेपो दर की बात करें दोस्तों, रेपो दर में भी RBI जो है वो बैंकों को लोन देता है। RBI बैंकों को लोन देता है और जब लोन देगा तो क्या है, ब्याज की दर भी होगी। तो वो दर जिस पे RBI बैंकों को लोन देता है, लेकिन जिस पैसे की अवधि क्या होती है, अल्प अवधि होती है, उसको रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, तो रेपो दर और बैंक दर दोनों आपको याद रखनी, क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है वो RBI के द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति RBI, और RBI की मौद्रिक नीति कितने समय के लिए आती है, हर 2 माह के लिए आती है। ठीक है, तो हर 2 माह में आती है। और 1 साल में कितनी मौद्रिक नीति आएंगी दोस्तों, 1 साल में आएंगी 2 मौद्रिक नीति, 1 साल में 2 मौद्रिक नीति आती हैं, आप याद रखना। क्लियर। RBI कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI बना था, ये भी आप याद रखिएगा। और RBI जो है वो 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है, 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है। लेकिन 1 रुपये का नोट RBI नहीं बनाता, 1 रुपये का नोट बनाता है भारत का वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसने कहा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत अभियान में कितने राजाओं को हराया था। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त का जो दक्षिणापथ अभियान था उसमें कितने दक्षिण भारतीय राजाओं को हराया था, तो 12 राजाओं को उसने हराया था, ये भी आप डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। दोस्तों मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, ये भी आप याद रखना। साथ साथ कविराज की उपाधि इसने धारण की है, कविराज की उपाधि, और इसे अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो कभी क्वेश्चन आए कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसे उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो वह आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो कविराज है, बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। तो सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त का ना एक दरबारी कवि है जिसका नाम है हरिसेन, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है, ये भी आप याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके बारे में, ये समुद्रगुप्त के बारे में ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक है आपका सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा राज्य महाराष्ट्र है आपका। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपका यूपी है, यूपी के बाद में आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में आपका बिहार है, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल है, फिर आपका मध्य प्रदेश है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आबादी यूपी की है, उसके बाद में महाराष्ट्र का स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आबादी के बारे में। अगर क्वेश्चन आए कि डेमोग्राफी क्या होता है, दोस्तों डेमोग्राफी होता है आबादी का अध्ययन। डेमोग्राफी क्या है, जननांकी का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ये भी आप याद रखना। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ये आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर क्वेश्चन कभी आए कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन शहर कौन सा है, सर्वाधिक आबादी वाला मेट्रो शहर, सर्वाधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर मुंबई है, और दूसरा शहर जो मेट्रो शहर है वो है आपका दिल्ली। तो दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है, और पहला आपका मुंबई है। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा अपने आदेशों को पुनर्विलोकन करने का अधिकार दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों। कोर्ट अपने न्यायालयों की उसको रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों को पुनर्विलोकन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है कब बना था, दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बना था, ये भी आप याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस शहर में भारत का, तो नई दिल्ली में। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा जिसके तहत इसकी स्थापना की गई है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 124 एक मान सकते हैं आप, तो ये आप याद है ना, अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 124 बन। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है इसके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष होगा, तो ये आप याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक आर्टिकल इसका पूछा जाता है काफ़ी, वह आर्टिकल 129। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, वो है आपका आर्टिकल 129। ठीक है, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और पूछा जाए कभी कि सुप्रीम कोर्ट में जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आती है वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो दोस्तों आप याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 131 है, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो आर्टिकल 131 है ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, आप याद रखना इसके बारे में। क्लियर, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2014 को, तो ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम
25 सितंबर 2014। और इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसका लोगो शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मतलब है भारत को विनिर्माण हब बनाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, निर्माण इकाइयाँ स्थापित करना, लोगों को रोजगार देना। तो ये आप याद रखना, भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 2014 में। दोस्तों आपसे ना 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। तो एक आपको याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई है? दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो हुई है वो हुई आपकी 28 अगस्त 2014 को। हालांकि इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 में, लेकिन लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है। और एक आपसे पूछा जाएगा नमामि गंगे, ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों नमामि गंगे मिशन की शुरुआत भी हुई है जून 2014 में, जून 2014 में। तो नमामि गंगे मिशन 2014 में शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखना। और एक आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वो है आपकी अटल पेंशन योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो अटल पेंशन योजना ये कब शुरू हुई है दोस्तों? अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई है आपकी 2015 में। अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल तक के व्यक्ति इसके लिए पात्र होते हैं। और ये शुरू कब की गई? तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप ना एक योजना और पढ़ के जाना, वो है आपका पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना में मुद्रा की फुल फॉर्म पढ़ जाना एक बार देख के। माइक्रो यूनिट, ये इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये आप पढ़ के जाइएगा मुद्रा योजना क्या है, क्वेश्चन आ सकता है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एक कॉर्क के टुकड़े से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या है दोस्तों? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती हैं। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? एग सेल, एग सेल। और सबसे छोटी कौन सी है? स्पर्म। जो पुरुषों में होता है शुक्राणु, ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने, सॉरी इवानो नहीं, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, ये भी आप याद रखना। ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो कोशिका आप याद रखना 1665 रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आपका शरद पूर्णिमा पर किस देवी की पूजा की जाती है? दोस्तों शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, आप याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। एक है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बना है? दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा बना है अरुणाचल प्रदेश में। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में बना है, और ये ईटानगर में बना है, इसकी राजधानी में। ये आप देख सकते हैं, इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो ये आप याद रखना दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है ना, तो इसका नया साल याद रखना, लोसर। अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है लोसर। और अरुणाचल प्रदेश में लोसार उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? मोनपा, मोनपा जनजाति मनाती है, आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य है। दोस्तों इसके ना 2-3 डांस याद रखना। एक डांस है आपका अजीलामू, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि अजीलामू कहाँ का डांस है? तो अरुणाचल प्रदेश का। एक डांस याद रखिएगा पोंग। एक आप याद रखना पोपिर, पोपिर नृत्य है। और एक याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका तापू। तापू कहाँ का डांस है? तो अरुणाचल प्रदेश का ही डांस है तापू। तो अजीलामू, पोंग, पोपिर, तापू अरुणाचल प्रदेश के डांस हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इससे ये आ सकता है कि इसका एक त्योहार है आपका, वो है आपका बुरी बूट। बुरी बूट फेस्टिवल कहाँ होता है? दोस्तों बुरी बूट अरुणाचल प्रदेश में। एक है आपका मोपिन, मोपिन बहुत आता है एग्जाम में कि मोपिन कहाँ का त्योहार है? तो अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है मोपिन। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गोरी चेन, गोरी चेन, ये भी आप याद रखना। गोरी चेन, ये आप याद रखना, सबसे ऊंची चोटी है गोरी चेन चोटी अरुणाचल प्रदेश की। और आपसे ना ये क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग, दिहांग कहा गया है, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश, इसका राज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, स्टंपिंग, स्टंपिंग किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्टंपिंग जो होता है क्रिकेट में होता है, स्टंपिंग क्रिकेट में होता है, आप याद रखना। ये आप देख सकते हैं धोनी स्टंपिंग कर रहे हैं इनको। दोस्तों आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब? एक आपको याद रखना चाइना मैन, चाइना मैन किस खेल की शब्दावली है? तो चाइना मैन ये क्रिकेट में यूज होता है आपका। ठीक है। इससे पहले रणजी ट्रॉफी पूछा गया था। एक आपको याद रखना है दोस्तों,
वो है आपका LBW। LBW किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। एक आपको याद रखना यॉर्कर, यॉर्कर ये भी आप याद रखेंगे। एक आपको याद रखना है आपका फ्री हिट। फ्री हिट तो हाँ फ्री हिट ही है। फ्री हिट ये किस खेल की होती है? तो क्रिकेट। बाकी मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, ये सब चीज़ें फॉलो ऑन आपको इम्पोर्टेंट है। फॉलो ऑन, फॉलो ऑन याद रखिएगा कि फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फॉलो ऑन क्रिकेट से संबंधित है। फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और आपको दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो क्रिकेट है ना इसके बारे में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में BCCI की स्थापना कब की गई थी? तो BCCI की स्थापना 1928 में की गई है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, भारत ने सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता है? तो दोस्तों भारत ने सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप ये पाकिस्तान को हरा के जीता था 2007 में। याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 2007 में पाकिस्तान को हराकर। क्लियर दोस्तों? क्रिकेट की बात हो रही है तो आप याद रखना क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। क्रिकेट का बल्ला कितने इंच का होता है? तो 38 इंच का होता है, ये भी आप याद रखना, 38 इंच। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी गई थी दोस्तों। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई है। 2 लोगों के द्वारा स्थापना की गई है, एक चित्तरंजन दास थे और एक मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी, कांग्रेस के भीतर ही बनी है ये। तो इसका सीधा उद्देश्य था कि भारत में विधान जो परिषदीय चुनाव होते थे उसमें भाग लेना और राजनीति में भारतीयों की भूमिका को सक्रिय बनाना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके थे आपके CR दास। CR दास का एक नाम है आपका देश बंधु। तो देश बंधु CR दास, ये भी आप याद रखना दोस्तों। इन्होंने स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख रहा है आपका। तो मोतीलाल नेहरू और आपके जो CR दास थे, इनके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की है 1 जनवरी 1923 को। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है इनके बारे में। तो देश बंधु इनका नाम है, देश बंधु। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया था और आपसे? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है? तो मैग्मा और लावा के ठंडा होने पर चट्टानें बनती हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारे आपको याद रखने हैं। एक दोस्तों आप अवसादी चट्टान और याद रखना, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होती है, जैसे कोयला हो गया आपका, जैसे आपका पेट्रोलियम जो मिलता है आपका, वो अवसादी चट्टान से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या आपको पता है कि अपक्षय क्या होता है? बेदरिंग क्या होता है? अपक्षय क्या होता है? दोस्तों समझें, अपक्षय क्या है। देखो ये कोई बड़ी चट्टान है आपकी, ठीक है, ये कोई चट्टान मान ली मैंने, ये चट्टान है आपकी, ये एक चट्टान है आपकी, ठीक। अब जब चट्टान, बड़ी चट्टान टूटकर बिखरने लगे, मतलब एक बड़ी चट्टान है और ये टूट जाए इस तरह से, मैंने मान लिया हाँ ये टूट गई है, ये टूट गई। तो टूटने के बाद में अपने स्थान पर जब ये इसकी मिट्टी पतली हो जाती है तो आप इसको बोलेंगे अपक्षय। मतलब चट्टानों के टूटने की क्रिया या चट्टानों के बिखरने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। बेदरिंग इसको कहा जाता है। जब चट्टान टूट जाती है और चट्टान की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो आप इसको बोलेंगे अपर्दन। तो दोस्तों चट्टानों के टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है और चट्टानों के टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया अपर्दन कहलाती है। याद रखना, आपसे पूछा जाता है तो इसके बारे में कभी क्वेश्चन आए तो आप अपक्षय तो जरूर याद रखना, क्योंकि अपक्षय ज़्यादा आता है एग्जाम में कि चट्टानों के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। क्लियर हो दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे कौन सी योजना के बारे में कोई क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा है, बच्चों ने जो बताया था। तो यही प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे गए। हाँ, यूक्रेन की राजधानी पूछी गई थी। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों ये कीव है आपकी, यूक्रेन। और यूक्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा ब्लैक सी से टच होता है, आपका ब्लैक सी से टच होता है यूक्रेन, ठीक है। बेलारूस ये यूरो किस में आता है? ये आपका यूरोप में आता है यूक्रेन, यूरोप का देश है यूक्रेन, ये भी आप याद रखना। क्लियर हुआ दोस्तों? यूक्रेन की मुद्रा आ सकती है दोस्तों, यूक्रेन की मुद्रा आ सकती है, और यूक्रेन की मुद्रा आपकी हर्बीनिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हर्बीनिया इसकी मुद्रा है। क्लियर दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यही प्रश्न पूछे गए आपसे जो 31 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे हो तो आपको एक लाइक करना है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलता हूं दोस्तों अगले एनालिसिस के साथ। अभी तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी।